हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। यह आपकी एविडेंस लॉ की क्लास है। तो एविडेंस लॉ की क्लास है, तो एविडेंस लॉ में आपने जो है क्लास 6 या 7 तक आपने देखा होगा। 6-7 तक हमने जो है जितना कोशिश हो पाया उतना आपका सिलेबस जो है कवर किया गया है। उसके आगे की अगर जो बात करें तो आपका जो है सिलेबस जो है, आपको क्वेश्चन कैसे लिखना है, आपको कितने पेज में लिखना है, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो क्वेश्चन आपको जिसमें हम बता रहे हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे लिखना है इसकी हम बात करेंगे, और ऊपर से आपको ये बात करेंगे कि आपको मान लीजिए 30 या 32 पेज की कॉपी होगी तो आप कैसे वहाँ पे लिखेंगे जिससे आपका जो है क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आप वहाँ पे कर सकें और कम टाइम में कर सकें, ठीक है। अगर जो आपने चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो आप उसको कर दीजिए, ठीक है। फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो पहला आपका क्वेश्चन बनता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपका विबंध की परिभाषा और इसके सिद्धांत की बात करता है। तो विबंध जो होता है, तो विबंध की अगर बात करें तो विबंध आप एक तरह से ऐसे कर सकते हैं कि आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। विबंध क्या होता है? एक तरह से आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत आप क्या कर सकते हैं, किसी चीज़ को आप कैंसिल नहीं कर सकते। कैंसिल इन द सेंस कि जैसे मान लीजिए आपको किसी कारणवश आपको जो है 1000 रुपये मिले, ठीक। 1000 रुपये मिल गए किसी काम को करने के लिए, काम करने के लिए आपको 1000 रुपये मिले, ठीक है। किसी ने आपको दिया, ए ने ये रुपये दिए बी को, ठीक है। अब जो है ए ने बी को वो रुपये दिए, 1000 रुपये दिया। ये बी को पता है कि उसने 1000 रुपया दिया, और बी ने क्या किया, उसको कहीं पे यूज कर लिया, फिर कुछ भी किया, ठीक है। तो 1000 उसको मिल गए। लेकिन अब ए कह रहा है कि हम उसको जो है 1000 नहीं, हम वहाँ पे उसको जो है 500 देना चाह रहे थे, ठीक है। तो ये जो है अब उसको 500 वापस नहीं ले सकता, 500 वापस नहीं ले सकता। यही आपका एक सिद्धांत होता है कि आपने जो दे दिया वो वहीं पे दे दिया, ठीक है। अब उसकी वापसी नहीं होगी। इस सिद्धांत को जो है क्या कहते हैं, विबंध का सिद्धांत कहते हैं। अब यहाँ पे इसको हम समझते हैं और अच्छे से। जैसे एक व्यक्ति ने कार्य, घोषणा या फिर किसी भी को जो है विश्वास दिलाया, कार्य करके या फिर घोषणा से उसको विश्वास दिलाया, या फिर विश्वास दिलाने जाने का वह प्रयास करता है। तो वह जब एक व्यक्ति ने, जैसे ए है, ए ने बी को विश्वास दिलाया, ठीक है। ये विश्वास दिलाने का जो है क्या करता है, प्रयत्न करता है, तो इसको बी को विश्वास हो गया, ठीक है। अब ए जो है अपनी बात से मुकर नहीं सकता, मतलब अपनी बात से पलट नहीं सकता, ठीक है। अब ये अपनी बात से पलट नहीं सकता किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अब इसने मान लीजिए बोला कि हम आपको जो है 10 दिन का जो है काम यहाँ पे दिला सकते हैं, तो 10 दिन का काम दिला सकता है। तो इसने विश्वास दिलाया है बी को, हम तुमको 10 दिन का काम दिलाएंगे। तब विश्वास अगर जो दिलाया है और इसने कोई कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, ठीक है, तो ए अपनी बात से मुकरेगा नहीं कि हम अब आपको 10 दिन का नहीं, 5 दिन का, 5 दिन का नहीं, 7 दिन का काम दिलाएंगे। ये चीज़ यहाँ पे बताया गया कि जो चीज़ आपने विश्वास दिलाया है उस बात से आप मुकर नहीं सकते हो, ठीक है। तो एक व्यक्ति ने किसी को, कार्य को या फिर घोषणा से जो है किसी चीज़ को जो है वहाँ पे विश्वास दिलाया, ठीक है, तब वह यह नहीं कह सकता या फिर उसके प्रतिनिधि यह नहीं कह सकते कि जो है हमने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो गलत कर लिया है, मतलब हमने गलती से कर लिया है, या हम उसे तोड़ देंगे। ये जो कॉन्ट्रैक्ट आप जो करता है, एक पर्सन दूसरे पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसको तोड़ने से रोकने के लिए जो रास्ता है वही आपका रास्ता विबंध का है। ये कॉन्ट्रैक्ट से रोकता है, ये आपका क्या होता है, ये विबंध आपका होता है। विबंध का शाब्दिक अर्थ आपका क्या, रोकना ही होता है, ठीक है। अगला हम पॉइंट देखते हैं, विबंध का सिद्धांत। विबंध के सिद्धांत की हम अगर बात करें तो विबंध का सिद्धांत जो है एक सीमित नियम को कहते हैं। किसको कहते हैं? एक सीमित नियम को कहते हैं, जिसके द्वारा नियम बनाए जाते हैं या फिर खत्म किया जा सकता है। विबंध का सिद्धांत जो होता है वो दोनों चीज़ों के लिए है, आपका नियम या फिर बनाया जा सकता है या फिर आपका खत्म किया जा सकता है। तो ऐसा तो है नहीं कि आपका केवल नियम बनाया जाएगा या खत्म किया जाएगा, या फिर दोनों चीज़ें आपकी हो सकती हैं। देखिए, बोला गया विबंध के सिद्धांत या फिर उसका अधिकार के तहत किसी दावा के अस्तित्व की रक्षा की जाती है। कोई भी आगे जो आपने दावा किया गया तो उसके अस्तित्व की जो रक्षा होती है वो विबंध के सिद्धांत से हो सकती है। जब कोई व्यक्ति मौखिक या फिर लिखित या फिर आचरण द्वारा व्यपनदेशन करता है। व्यपनदेशन क्या होता है? व्यपनदेशन को आप इंग्लिश में समझोगे तो आपको समझ में आएगा, इसको रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, इसको रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। व्यपनदेशन को जब कोई व्यक्ति मौखिक, लिखित या फिर आचरण के द्वारा व्यपनदेशन करता है तो इस सिद्धांत का अगली बार यह नहीं कह सकता कि मेरा व्यपनदेशन जो हमने वहाँ पे
रिप्रेजेंट किया था वह सही नहीं था। मतलब कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ को अगर जो रिप्रेजेंट करता है मौखिक या फिर लिखित या फिर आचरण के तहत, तो वो यह नहीं कह सकता कि हमने वहाँ पे जो वेपनदेशन किया था, जो हमने रिप्रेजेंट किया था, वो हमने सही नहीं किया था। मतलब वह अपने जो वह दावा करता है उससे वह पलट नहीं सकता। ठीक है, अब यहाँ पे हम आपको एक एग्जाम्पल के तहत बताते हैं। देखो सिंपल सा चीज़, मान लो कि आपने कहीं पे जो है रूम लिया। ठीक है, आपने रूम लिया, अभी जो है कोरोना का जो है टाइम चल रहा था, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, कोरोना के टाइम में क्या हुआ, कोरोना टाइम में सिंपल सा ये चीज़ हुआ कि जब आपका 2019 में 2019 में मान लीजिए आप रूम रेंट कितना देते थे, मान लो 2000 रुपये देते थे। ठीक, और 2020 जब आपका कोरोना काल लगा, तो 2020 आपका जब लगा तो यहाँ पे कोरोना चल रहा था, आपका 8 महीना मान लो आपका कोरोना चला, तो रूम मालिक ने बोला कि आप जो 2000 की जगह पे हमें 1500 रुपये दे देना। कब तक, जब तक कोरोना चल रहा है। ठीक, तो रूम रेंट जो है अब वहाँ पे आपका 1500 रुपया हो गया। अब जो है 1500 मकान मालिक ने बोला है, उसके बाद मकान मालिक जो है अपनी चीज़ से पलट नहीं सकता, अपनी चीज़ से हट नहीं सकता कि हम 1500 की बजाय हम 2000 ही रुपये लेंगे। वो पलटेगा नहीं, जितना कोरोना टाइम पीरियड था वो उतना जो है उतना रुपये लेगा 1500, बाकी आपकी जो है और उनकी क्या बात हुई उसके लिए आगे क्या चीज़ें हैं। तो यही चीज़ें जो है आपका अब जो है वेपनदेशन से रोकता है। यही मान लो 1500 की जगह पे वो 2000 मांगने लगे, तो वहाँ पे आपका वेपनदेशन का सिद्धांत तो आगे आ जाएगा और वहीं पे आपके हित की रक्षा होगी। और ये वाला जो एग्जाम्पल है, ये आप जो है मान लीजिए आपका क्वेश्चन बनता है, तो वो एग्जाम्पल आप जो है पेपर में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे कोई भी मकान मालिक है, अभी आपको एग्जाम्पल बताया, तो ये आप वहाँ पे पूरा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको जो है वहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं, या फिर जो है किसी का उदाहरण डाल के वहाँ पे लिख देना। उसने वहाँ पे सत्य का जो है वेपनदेशन, मतलब कोई भी चीज़ है अगर जो उसने सत्य वेपनदेशन किया है, मतलब सत्य रिप्रेजेंट किया है, तो उसका भी कोई ना कोई आधार वहाँ पे होता है। ठीक है, जिस व्यक्ति को वेपनदेशन किया है उसके आधार पर अपनी स्थिति को वह परिवर्तित कर सकता है। वेपनदेशन जो होता है वो दो चीज़ों पे होती है, उसकी दो शर्तें होती हैं। वो दो शर्तें क्या होती हैं उनको हम देखते हैं। वेपनदेशन की आपकी दो शर्तें होती हैं। नंबर 1 पे शर्त आपकी क्या, और ये दोनों जो शर्तें होती है वो धारा 115 में आपकी बताई गई हैं। नंबर 1 पे शर्त क्या होती है, वेपनदेशन जो हो वो आपका सत्य हो, और दूसरा शर्त ये होती है कि जिस व्यक्ति को वेपनदेशन किया गया है इसके आधार पर वो अपनी स्थिति को परिवर्तित कर ले। ये दो शक्ति होते, मतलब जो है शर्तें होती हैं वेपनदेशन की। यहाँ पे आपका एक वाद बना, दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरकार के खिलाफ कब्जा प्राप्त करने का एक वाद दाखिल किया। थोड़ी सी फीस, मतलब जो है कोर्ट की थोड़ी सी फीस जमा की गई। सरकार की ओर से कहा गया कि संपत्ति की कीमत लाख रुपए थी और कोर्ट फीस बहुत कम थी। ठीक है, सरकार ने कहा, वहाँ पे सरकार ने बोला कि वहाँ पे फीस बहुत ही कम जमा की गई, लेकिन तब जो है बोला गया कि संपत्ति की फीस ज़्यादा थी लेकिन कोर्ट की फीस कम थी। वादी ने उसी हिसाब से अपनी फीस वहाँ पे जमा की है। बाद में सरकार को यह नहीं कहने दिया गया कि वह मूल्यांकन से बाहर है। मतलब वहाँ पे अगर जो 1 लाख रुपए की चीज़ है और वहाँ पे आपने वहाँ पे 500 रुपये जमा किया है और आपका वेपनदेशन हो गया, तो वहाँ पे 1 लाख रुपये वाला ये जो पर्सन होगा वो अपनी बात से पलट नहीं सकता। ये चीज़ यहाँ पे कहने का मतलब है। ऐसी चीज़ आपका कहाँ पे हुआ, दिल्ली वाद हुआ। ठीक है, दिल्ली में ऐसा आपका केस हुआ। अगला आपका पॉइंट है विबंध का। आप उदाहरण अगर जो चाहोगे तो विबंध के उदाहरण क्या है उनको हम यहाँ पे देखते हैं। विबंध के उदाहरण आपको जो काफ़ी ज़्यादा आसानी से भी याद होने वाले हैं, क्योंकि ये आपका जो है काफ़ी चीज़ें जो होंगी आपको दैनिक लाइफ से संबंधित हैं। विबंध का उदाहरण की अगर जो बात करें, देखो सिंपल सा चीज़ें देखिए, शिक्षा संस्थानों के विरुद्ध विबंध। अब शिक्षा संस्थानों के विरुद्ध विबंध क्या, देखो अब यहाँ पे आपको हो सकता है कि चीज़ें थोड़ा चुभ जाएं, लेकिन हाँ हम वो आपको बताएंगे। अभी आपका 3rd सेमेस्टर, हाँ आपका जो है 2nd सेमेस्टर या फिर 3rd सेमेस्टर का जो है रिजल्ट आया था, तो आपका जो है जो रिजल्ट आया उसमें नंबर आपको कम मिले थे। ठीक, मान लो किसी को 300 मिले। फिर उसके बाद क्या हुआ, रिजल्ट जो है वहाँ पे बढ़ोतरी हुई, नंबर वहाँ पे बढ़े, रिजल्ट अपडेट हुआ तो वहाँ पे मान लो 350 नंबर हो गए। तो ये चीज़ आपने एक्सेप्ट करके वहाँ पे रख ली, अपने पास रख ली कि हाँ आपको खुशी हुई कि आपके वहाँ पे नंबर बढ़ गए, वहाँ पे आपके नंबर बढ़ गए। और यही चीज़ अगर जो आपको सबसे पहले 350 नंबर मिले होते,
फिर आपको वहाँ पे 300 नंबर मिल जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको चीज़ का दुख हो जाता। और यही चीज़ का जो आपको यहाँ पे दुख हो जाता ना, इस चीज़ पे आप वहाँ पे कोर्ट में चले जाते हैं। सिंपल सा चीज़ है, कोर्ट में चले जाते हैं। और यही चीज़ आपका विबंध है। ये जो 350 मिले उसके बाद आपको 300 मिल रहे, तो यही चीज़ ही आपका विबंध है। किसी भी मान लो बच्चे को आपको 350 नंबर यूनिवर्सिटी ने दे दिया, भले ही वो गलती से हुआ है, लेकिन ये बात किसको पता है? यूनिवर्सिटी को पता है, वो स्टूडेंट को नहीं पता है। अब 350 नंबर पाने की वजह से उसकी मेरिट हाई हो गई, वह किसी कॉलेज में एडमिशन अपना ले लिया, अच्छे कॉलेज में। अब यूनिवर्सिटी उसके ऊपर क्लेम नहीं कर सकती कि आपका जो है रिजल्ट हमने गलत दे दिया था, जिसकी वजह से आपको एडमिशन मिल गया, कि हम आपके नंबर कम कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी आपके नंबर नहीं कम कर सकती है। अगर जो आपके नंबर कम कर सकती है ना, तो वो विबंध के सिद्धांतों के विरुद्ध है। और विबंध का सिद्धांत यही है कि आपने वहाँ पे गलती की है ना, तो आप ही उसको जो है मैनेज करेंगे। आपने गलती की, यूनिवर्सिटी ने गलती की है, तो यूनिवर्सिटी ही मैनेज करेगी। 350 नंबर, 300 की जगह पे 350 नंबर मिले हैं ना, तो यूनिवर्सिटी जाने उस आधार पर जो है यूनिवर्सिटी उस बच्चे के नंबर नहीं कम कर सकती। यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि गलती जब एक तरफ से होती है और कोई एक ही व्यक्ति उस चीज़ को जानता होता है, तो वहाँ पे उसकी गलती एक्सेप्टेबल नहीं होती है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बताया गया कि जैसे एक विश्वविद्यालय ने अंक पत्र दिया, उसमें कुछ गलती होने के कारण अंक पत्र में अधिक अंक मिल गए। एक लड़के को प्रवेश अच्छे विद्यालय में मिल गया। बाद में विश्वविद्यालय को कहने का कोई अधिकार नहीं है कि अंक पत्र गलत था, और यूनिवर्सिटी को ये कहने भी नहीं दिया जाएगा कि आपको हमने अंक पत्र वहाँ पे गलत जो है दे दिया था, ये उसको नहीं कहने दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ बताया गया। जब गलती एक पक्ष द्वारा होती है तो वहाँ विबंध हो जाता है। जब गलती आपका एक पक्ष के द्वारा होती है तो वहाँ पे आपका विबंध हो जाता है, और उस गलती में जो है एक ही पर्सन जानता होता कि यहाँ पे एक गलती हुई है। लेकिन जब गलती दोनों पक्ष के द्वारा होती तो वहाँ पे विबंध आपका नहीं होता है। एक पक्ष के द्वारा गलती हो तो वहाँ पे विबंध हो जाता है, अगर जो दोनों पक्षों के द्वारा वहाँ पे गलती हो तो वहाँ पे विबंध नहीं होता। ये चीज़ यहाँ पे बताया गया। यहाँ पे आपका एक और केस देखने को मिलता है, वो आपका केस क्या है? श्री कृष्ण बनाम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का। इस यूनिवर्सिटी में ये चीज़ बताया गया कि यदि किसी व्यक्ति को परीक्षा में बैठा दिया गया, ठीक है, और उसे वहाँ पे परीक्षा में बैठा दिया गया, ठीक है, फिर उसे परीक्षा में से हटाया नहीं जा सकता, मतलब उसको परीक्षा देने से रोका नहीं जा सकता। मान लीजिए उसके फॉर्म में कोई गलती है, उसके चीज़ों में कोई गलती है, तो अगर जो आप उसको परीक्षा नहीं देने देते हैं तो यहाँ पे आपको उसको रोक नहीं सकते। मतलब किसी बच्चे को परीक्षा में बैठा दिए हैं तो उसको परीक्षा देने से मना नहीं कर सकते, भले ही उसके फॉर्म में गलती हो या फिर गलती ना हो। ये लोग आप लोग काफ़ी अच्छे से समझ लीजिए। पहले जब हम लोग छोटे छोटे थे ना, तो वहाँ पे कॉलेजों में क्या होता था, स्कूलों में क्या होता था कि हम लोगों को परीक्षा नहीं देने दिया जाता था। काहे के चक्कर में? आपका फी के चक्कर में, ठीक है। तो ये भी चीज़ें होती हैं। और मान लीजिए जो अब तो आपका जो है इंटर, हाई स्कूल और इनका जो सेंटर आपका बाहर जाता है, ठीक, तो वहाँ पे कॉलेज वालों की मनमानी नहीं चलती, वरना जो कॉलेज में ही सेंटर होता है तो वहाँ पे उनकी मनमानी चलती है और वो परीक्षा में बैठे हुए बच्चों को वहाँ पे उठा लेते हैं, ठीक है, परीक्षा नहीं दिलाते हैं। तो वहाँ पे विबंध का सिद्धांत उनके ऊपर लागू हो जाता है और वहाँ पे उनको परीक्षा दिलाना होता है, ठीक है। कोई भी बच्चा अगर परीक्षा दे रहा है तो उसको परीक्षा देने से रोक नहीं सकते हैं, भले ही फॉर्म में गलती हुई हो क्यों ना, ठीक है। बच्चा वहाँ पे जो है, जो मतलब स्टूडेंट है, वो वहाँ पे कपट का दोषी नहीं है। यदि फॉर्म में गलती हुई है तो यूनिवर्सिटी उसको आसानी से चेक कर सकती थी, ठीक है। ये चीज़ वहाँ पे बताई गई। अब यहाँ पे अगर जो आप किसी भी चीज़ को यहाँ पे एक रूप में, जैसे ए नाम का व्यक्ति जो है परीक्षा देने गया, वहाँ पे बी नाम की जो है यूनिवर्सिटी थी, उसने जो पेपर देने से उसको रोक दिया, तो बी नाम की यूनिवर्सिटी को ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। इस टाइप का जो है आप एग्जाम्पल के तहत वहाँ पे लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखते हैं नौकरी से निकाले जाने पर विबंध आपका क्या होता है। जैसे एक मान्यता प्राप्त में एक जो है टीचर को पद से हटाने का जो है था, क्योंकि उसके ऊपर आरोप लगा था, दुराचरण का आरोप लगा था। उसने विपन्देशन किया, ठीक है। तो वहाँ पे उसने विपन्देशन किया कि ये बोला गया कि हमें जो दो चीज़ें होती, हमें टीचर के माध्यम से, टीचर मतलब टीचरों की कमेटी बना के, या फिर जो है कॉलेज की कमेटी बना के हटा दिया जाए। तो टीचर की जब कमेटी बनाई गई तो उसमें टीचर ने उसको जो है क्या किया, उसको हटा दिया। फिर अब वह मांग नहीं कर सकता कि हमें जो है कॉलेज की कमेटी के जो है उसका शिकायत चाहिए, मतलब कॉलेज की कमेटी की रिपोर्ट चाहिए। अब वह टीचर जो है ऐसी मांग नहीं कर सकता,
ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। या फिर ऐसे आप कर सकते हो कि जैसे कोई भी व्यक्ति जो है जॉब के लिए जाता है, उसको नोटिस जो है जो दी जाती है, ठीक है, मान लो उसको नोटिस जो है जो दी गई उसमें जो है वह सारी जो है क्लियर चीज़ों को फुलफिल करता है। उसके बाद जो नोटिस वहाँ पे मान लो कहीं पे जो है जारी की गई तो उसको वो फुलफिल नहीं करता है, ठीक है, तो वह व्यक्ति कोई भी व्यक्ति इंटरव्यू देने जाता है तो पहले वाली नोटिस के आधार पर जाता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि उसका इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, उसका इंटरव्यू लिया जाएगा क्योंकि वह विबंध के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे देखते हैं आपका वचनात्मक विबंध। ये आपका जो विबंध क्वेश्चन बनेगा ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन आपको कितने पेजों में लिखना है ये भी हम अभी आपको बताएंगे। वचनात्मक विबंध क्या होता है? या संविदा विधि के जो है क्षेत्र में प्रतिफल के अपवाद के रूप में होती है। संविदा विधि आप जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ होता है, ठीक है, उसका प्रतिफल मतलब जो है उसका जो रिजल्ट होता है उसके अपवाद के रूप में ये होती है। जब एक व्यक्ति किसी दूसरे को कुछ छूट या फिर लाभ देने का वचन देता है और उसके आधार पर अपनी स्थिति को बदल लेता है तो वचन देने वाले को यह नहीं कह दिया जाएगा यह नहीं कहने दिया जाएगा कि ऐसे वचन के उसका वचन बिना किसी प्रतिफल के था, ठीक है, तो ये चीज़ें आपका वचनात्मक विबंध में आता है। अब हम ये चीज़ें आपको क्यों बता रहे हैं इसका भी आपको रीज़न है, अभी हम आपको इसको रीज़न बताएंगे और एक क्वेश्चन लिखने का भी तरीका भी आपको बताएंगे। एक आपका यहाँ पे और भी बनता है कि क्वेश्चन में नहीं आपको वाद बनता है। ये आपका वाद है सेंट्रल लंदन प्रॉपर्टी ट्रस्ट बनाम ट्रीज हाउस लिमिटेड। इसमें बताया गया कि जैसे कोई आपका पैलेस होता है, मान लीजिए आपका एक पैलेस है, वह आपका 10 मंजिल का था। 10 मंजिल में कोई भी व्यक्ति वहाँ पे रह रहे थे और उनका जो तय हुआ कि हम जो है आपको जो है 20,000 रुपये जो है किराया देंगे, 20,000 रुपये किराया देंगे। लेकिन वहाँ पे लड़ाई छिड़ गई तो वहाँ पे क्या हुआ, वो पर्सन वहाँ से जाने लगे। मतलब 10 साल के लिए यहाँ पे तय हुआ था कि हम आपको 20,000 रुपये जो है पर मंथ वहाँ पे देंगे। 10 साल के लिए उनकी बॉन्डिंग हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो वहाँ पे लड़ाई छिड़ गई तो वो लोग वहाँ से जाने लगे। फिर वहाँ पे मकान मालिक या फिर प्रॉपर्टी होल्डर ने ये बोला कि ये चीज़ जो है 20,000 से हम 10,000 रुपये यहाँ पे कर रहे हैं। अब आपका जो है वहाँ पे जब तक वहाँ पे लड़ाई हुई, जब तक वहाँ पे चीज़ें हुई, तब तक वहाँ पे आप उसको 10,000 रुपये पे करेंगे। इस चीज़ का यहाँ पे एक केस था। जैसे आपका जो है यूक्रेन वार चल रहा तो वहाँ पे लोगों का बहुत ही प्रॉपर्टी जो है आपका जो है रेंट पे होती है, तो रेंट पे प्रॉपर्टी होती है तो वहाँ पे युद्ध ही चल रहा है, तो वहाँ पे सारे लोग जो है अपना काम जो है वहाँ चल नहीं रहा है, तो वहाँ पे अगर पैसा कहाँ से देंगे, नहीं दे पाएंगे ना, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं से लोगों को मैनेज ही करना पड़ेगा। तो उसी तरह से ये आप यहाँ पे एक केस मान के चल सकते हैं। यही आपका यहाँ पे केस बना था। आप बस केस याद कर लो, वहाँ पे कहानी अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। अगला आपका पॉइंट है यहाँ पे अधिनियम के विरुद्ध आपका विबंध नहीं होता। कोई भी आपका नियम होता है उसके विरुद्ध आपका विबंध नहीं होता है। विधि का कोई सिद्धांत के आधार पर विफल नहीं किया जा सकता। विधि को किसी भी सिद्धांत के आधार पर विफल नहीं किया जा सकता। जैसे आयु गलत बताकर संविदा की गई, फिर उसके बाद जो है आयु सही बताकर संविदा को तोड़ दिया गया। संविदा विधि का यह नियम है कि अवयस्क संविदा के लिए सक्षम नहीं है। कोई भी 18 साल से कम बच्चा होता है तो वह जो है संविदा के लिए सक्षम नहीं होता है और यह नियम विफल हो जाएगा अगर अवयस्क से आयु बताने का अधिकार छीन लिया जाता है। तो इसी कारण यह नियम है कि किसी अधिनियम के उपबंधों को विबंध के आधार सिद्धांत के से काटा नहीं जा सकता। अब यहाँ पे इतना हम आपको बताए कि आपका विबंध क्या होता है, उस चीज़ को हम बताएं। अब इतना आपका जो है चाहोगे आप एग्जाम में लिखना, अगर जो आपको वहाँ पे कम पड़ सकता है तो वहाँ पे आप जो है चीज़ें बढ़ा सकते हैं। अभिधारी का जो है विबंध लिख सकते हो, ठीक है। अभिधारी का विबंध क्या होता है, किसी भी अभिधारी का भूस्वामी का हक खंडित करने का अधिकार नहीं देता। किसी भी अभिधारी को भूमि स्वामी मतलब जो वहाँ पे कोई भी ऑनर जो है वह रेंट पे रखे हुए हैं, तो किसी भी रेंटल पर्सन को भूमि स्वामी के हक का जो है खंडित करने का अधिकार नहीं देता है। अभिधारी तथा भूमि स्वामी का संबंध स्थापित होते ही यह विबंध आपका पैदा हो जाता है। वहाँ पे रेंट वाला पर्सन, किराएदार और मकान मालिक दोनों के बीच में ये अपने आप वहाँ पे जब किराएदार और मकान मालिक के बीच में संबंध होते हैं तब ये आपका नियम पैदा हो जाता है। अभिधारी ने उस भूस्वामी को मानकर उससे कब्जा लिया और इसीलिए अब वह कह सकता है कि उसे संपत्ति पर कोई हक नहीं है। जाहिर सी बात है, किसी भी चीज़ की संपत्ति होगी तो उस पर आपका हक नहीं होता। तो ये आपका एक नियम होता है अभिधारी का नियम। अब ये आपका एक क्वेश्चन पूरा हुआ, कौन सा? ये क्वेश्चन आपका पूरा हुआ विबंध का।
ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको अगर जो आता है तो आपको कैसे लिखना है, देखो आप लोग जानते हैं कि सिंपल सा चीज़ है, आपको 10 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे मतलब लघुत्तरी, ठीक है, और 2 क्वेश्चन आपको दीर्घोत्तरी क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले आपको जो मान लो कि जो है, अब यहाँ पे आप थोड़ा समझने की कोशिश करना कि आपको एक कॉपी मिली, कॉपी में आपने नाम पता डाला और पहला क्वेश्चन, पहला जो पेज होगा वो आप क्या लिखेंगे। तो आप लोगों ने सुना होगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो अगर तो पहला ही पेज आपका काटा पीटा गलत है, कम लिखा है, तो वहाँ पे आपका इंप्रेशन खराब होता है। तो अगर जो मेरा व्यू है, मेरा अकॉर्डिंग अगर जो आप लिखते हो तो आप चाहो तो ये कर सकते हो कि आपको जो दीर्घोत्तरी के जो है 2 क्वेश्चन हैं, ये आप सबसे पहले जो वहाँ पे छांट लेना, आपको कौन सबसे बेहतर आता है, ठीक है, कौन सा सबसे बेहतर आता है। तो पहले आप यहाँ पे बीच में ये पेज होगा, बीच में अपनी हेडिंग डालना, क्वेश्चन नंबर जो है, सेक्शन नंबर ये, क्वेश्चन नंबर ये, ठीक है, उसमें आप वहाँ पे आंसर लिखना स्टार्ट करना। कौन सा, लॉन्ग वाला क्वेश्चन पहले लिखना। यहाँ पे आप कम 5-6 पेज यहाँ पे लिखेंगे एक क्वेश्चन को, फिर दूसरा क्वेश्चन आपका आएगा, दूसरा भी आपको वहाँ पे लॉन्ग लिख देना। लॉन्ग क्वेश्चन आप लिख दोगे तो आपको 50 मिनट में अपना जो है लॉन्ग क्वेश्चन को वहाँ पे फिनिश कर लेना। 40 से 50 मिनट आप जो है लॉन्ग क्वेश्चन को अगर फिनिश कर लेते हो 40 मिनट में, तो आपको वहाँ पे 60 क्वेश्चन करने को वहाँ पे टाइम मिल जाता है अच्छे से। अब यहाँ पे मान लीजिए आपका 10 से 12 पेज आपका वहाँ पे लिख गया। अब बचे आपके शॉर्ट क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन के आपके 10 क्वेश्चन बचे। तो यहाँ पे मान लीजिए आपके पास टाइम कितना बचा, 1 घंटा मान लो बचा, 1 घंटा बचा, आपको क्वेश्चन है 10। तो आप क्या करना, आपको 5 क्वेश्चन लिख लो आप, उसके आगे जैसे आपका लॉन्ग क्वेश्चन समाप्त हुआ उसके आगे तो 5 क्वेश्चन आप जो है 1.5 पेज में लिख लो। ठीक है, अपने टाइम के अकॉर्डिंग वहाँ पे 1.5 पेज में लिख लो। मान लो आपके पास टाइम और कम बचा, फिर आप जो है 5 क्वेश्चन क्या कर लो, 1 पेज में लिख लो। ठीक है, तो आपको ज़्यादा पेज से ज़्यादा, पहले क्वेश्चन जो लिखना है वो ज़्यादा पेज वाला लिखना है, फिर उससे कम पेज वाला लिखना, फिर क्वेश्चन उससे कम पेज वाला लिखना, मतलब ज़्यादा पेज से कम पेज की ओर बढ़ना है। तो ऐसे लिखोगे तो आपका वहाँ पे इंप्रेशन बनता है। ठीक है, ये वहाँ पे कोई जरूरी नहीं होता कि आप किस क्रम में लिखते हो, ये आपको वहाँ पे कोई जरूरी नहीं होता। तो आपका ये हो गया कि आपको कैसे क्वेश्चन लिखना है। अब यहाँ पे देखते हैं पेपर मतलब पेज आपको कैसे फिल करना है। ये अब यहाँ पे हो गया कि आपका ये एग्जाम जो है यूनिवर्सिटी का एग्जाम, और यूनिवर्सिटी ज़्यादातर आपको जो नंबर देती है वो आपका पेज फिल करने पे देती है। लेकिन वहाँ पे ये भी नहीं कि आप कोई भी वहाँ पे कहानी लिख दोगे, पता लगा कि पूछा गया आपका परीक्षा और आप वहाँ पे लिख के आ रहे हैं विबंध, तो ऐसा आप वहाँ पे नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखते हैं दूसरी चीज़ है क्वेश्चन को हम वहाँ पे कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने विबंध की अगर जो बात की थी, कोई क्वेश्चन आपको समझ में आता है तब तो सो गुड, अगर जो नहीं आता तो वहाँ के उसके की पॉइंट को पकड़ना, उसमें क्या पूछने की कोशिश की गई। तो सबसे पहले अगर जो आप हेडिंग डालना, ठीक है, आप हेडिंग जो भी सबसे पहले डालना वो आप हेडिंग इंट्रोडक्शन की वहाँ पे हेडिंग जरूर ही डालना, क्योंकि इंट्रोडक्शन अगर जो हेडिंग वहाँ पे आप डालते हो तो उससे क्या होता है आपका इंप्रेशन वहाँ पे बढ़ जाता है। इंट्रोडक्शन अगर जो वहाँ पे कोई धारा लिख रहे हो तो धारा क्या करना, धारा को वहाँ पे हाईलाइट कर देना, उस धारा को हाईलाइट कर देना। ठीक है, आप ऐसे कर देना। फिर सबसे लास्ट में जो हेडिंग डालना वो आपका निष्कर्ष हेडिंग, 2 हेडिंग आपको जरूर ही डालना, निष्कर्ष और आपका इंट्रोडक्शन, 2 हेडिंग हो गई। तीसरी हेडिंग मान लो आपका विबंध का सिद्धांत, ये आपका हेडिंग हो गई। आपका 1-2 वाद हो, लॉन्ग क्वेश्चन में आप 2 वाद तो लिख ही सकते हो, 2 वाद वहाँ पे लिख देना, 2-3 हेडिंग और लिख देना। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा आपका 5-6 पेज वहाँ पे फिल हो जाएगा। जब 5-6 पेज फिल हो जाता है तो आपको वहाँ पे नंबर मिलेंगे, बढ़िया नंबर मिलेंगे। आपका ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन समाप्त हुआ। क्वेश्चन की बात करें, जैसे आपको एक क्वेश्चन बनता है कि परीक्षा क्या है, इसके प्रकार क्या है और इनके क्रम की व्याख्या करो। अब परीक्षा क्या है, प्रकार क्या है, इनके क्रम की व्याख्या करो। तो यह क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो है लॉन्ग में भी आ सकता है, आपका शॉर्ट में भी आ सकता है। परीक्षा क्या होता है, परीक्षा आपको ऐसे समझिए, गवाह जब आपकी गवाही देने जाता है, गवाही देने जाता है तो गवाही देने के लिए कौन बुलाता है, पक्षकार बुलाता है। गवाही देने जाता है, बुलाता कौन है, पक्षकार बुलाता है गवाही के लिए। तो ये जब गवाह जो है गवाही जब देता है, जब फर्स्ट टाइम आप यह गवाही देता है, फर्स्ट टाइम गवाही देता है तो इसको क्या बोलते हैं, मुख्य परीक्षा बोलते हैं, मुख्य परीक्षा। सेकंड टाइम जब यह गवाही देता है तो इसको क्या बोलते हैं, प्रतिपरीक्षा बोलते हैं।
और थर्ड टाइम अगर जो यह गवाही देता है तो यह पुनः परीक्षा बोला जाता है। गवाही देना आपका परीक्षा कहते हैं। फर्स्ट टाइम जब देता है तो मुख्य परीक्षा, सेकंड टाइम देता है तो प्रतिपरीक्षा, और थर्ड टाइम देता है तो पुनः परीक्षा। अब मुख्य परीक्षा को यहाँ पे समझते हैं। किसी साक्षी की उस पक्षकार द्वारा उसे बुलाकर जब उसकी परीक्षा की जाती है तो उसको मुख्य परीक्षा कहते हैं। मुख्य परीक्षा को धारा 137 में बताया गया है। अब यहाँ पे धारा 137 जब आप लिखोगे तो उसको हाईलाइट कर देना या फिर जो है थोड़ा बोल्ड कर देना, तो वहाँ पे आपको दूर से चमकेगा, तो आपको एग्जामिनर को लगेगा कि आपको धाराएं आती हैं। ठीक है, तो जब धाराएं आती हैं तो वहाँ पे आपको नंबर बढ़ जाएंगे। अब देखिए प्रतिपरीक्षा, किसी साक्षी की प्रतिपरीक्षा द्वारा ली गई परीक्षा उसको प्रतिपरीक्षा कहलाएगी। पुनः परीक्षा, किसी साक्षी की प्रतिपरीक्षा के पश्चात, प्रतिपरीक्षा मतलब जो एक बार परीक्षा हो चुकी है उसके पश्चात अगर जो उसकी परीक्षा होती है फिर से बुलाया जाता है तो उसे पुनः परीक्षा कहते हैं। अब परीक्षा के प्रकार देखिए, परीक्षा आपके 3 प्रकार के होते हैं, मुख्य परीक्षा, प्रतिपरीक्षा, पुनः परीक्षा। और इसको परीक्षा के प्रकार आपका धारा 138 में बताया गया है। इस धारा का जो प्रथम भाग यह कहता है कि प्रथम स्थान पर प्रत्येक साक्षी की परीक्षा आपकी मुख्य परीक्षा होती है। अब यहाँ पे जैसे एक एग्जाम्पल जो है कहानी के रूप में ऐसे लिख सकते हो कि ए नामक व्यक्ति जो है बी नामक का जो है पक्षकार होता है, तो बी उसको बुलाता है परीक्षा जो है परीक्षा देने के लिए, तो ए व्यक्ति वहाँ पे पहली टाइम जो जाता है, फर्स्ट टाइम वहाँ पे जाता है और वह परीक्षा देता है। तो फर्स्ट टाइम जब वह ए जाता है तो वह उसकी परीक्षा मुख्य परीक्षा कहलाएगी। ये आप यहाँ पे एग्जाम्पल देके लिख सकते हो, तो वहाँ पे आपका क्वेश्चन बढ़ जाएगा। ठीक है, मुख्य परीक्षा तथा प्रतिपरीक्षा सुसंगत तथ्यों तक सीमित रहनी चाहिए। इसका क्या मतलब है, जैसे कि आपसे मुख्य परीक्षा में सबसे पहले कोई भी चीज पूछा गया तो मुख्य परीक्षा जो होती है वहाँ पे आप क्या बताओगे, यही तो बताओगे कि आपने वहाँ पे क्या देखा है, क्या गवाही दोगे, क्या वहाँ पे चीजें हुई थी। तो वो चीजें और जो सुसंगत तथ्य होते हैं वो दोनों आपका मुख्य परीक्षा तथा प्रतिपरीक्षा एक दूसरे के मतलब सुसंगत तथ्यों पर जो है सीमित होती हैं, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। प्रतिपरीक्षा का उन तथ्यों को सीमित रखना आवश्यक नहीं, मतलब यहाँ पे ये बोला गया कि मुख्य परीक्षा में मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपसे जो है प्रतिपरीक्षा में वही क्वेश्चन पूछा जाए, या फिर जो है प्रतिपरीक्षा में कोई क्वेश्चन पूछा गया वह मुख्य परीक्षा में, मतलब मुख्य परीक्षा में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, प्रतिपरीक्षा में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। कोई डिपेंडेंसी, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपसे यही पूछा जाएगा। मतलब आपसे वकील वहां पे क्वेश्चन पुटअप करेगा। प्रतिपरीक्षा का मुकाबला करने से वह कतरा गया। अब मान लो कोई भी व्यक्ति मुख्य परीक्षा उसने दिया, मुख्य परीक्षा मतलब एक बार गवाही दिया, लेकिन वह दूसरी बार गवाही नहीं देने जाता है, वह मना करता है, तो उसका जो पहले टाइम उसने गवाही जो दी है वो गवाही आपकी मान्य नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बताया। प्रतिपरीक्षा का उद्देश्य गवाह की विश्वसनीयता को चेक करना होता है, परंतु इस कार्य के लिए प्रतिपरीक्षा के सामने लाया जाना कोई आवश्यक नहीं होता। जैसे मान लो मौखिक गवाही किसी व्यक्ति ने दी और उसका जो मौखिक उसने गवाही दी, उसने जो गवाह बोला उसके साथ ही वहाँ पे जो तथ्य मिलते हैं वो दोनों सेम मैच खाते हैं। अगर जो वहाँ पे तथ्य मैच खाते हैं, गवाही आपकी सेम होती है, तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है कोर्ट। अगर जो गवाही आप कुछ कोई और दे रहे हो लेकिन तथ्य वहाँ पे आपके फेवर में नहीं है तो वहाँ पे उस चीज़ को नामंजूर कर देता है कोर्ट। अब प्रतिपरीक्षा का आपका उद्देश्य क्या होता है? प्रतिपरीक्षा का उद्देश्य जो या 3 बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1 पे परोक्ष गवाह, मतलब जो जैसे ए नामक एक वकील है, एक बी नामक वकील है, तो इनका जो गवाह है सी, तो ए कोशिश करेगा कि जो हमारा एक गवाह सी है तो इसका क्या करें, इसकी जो है बातों को वहां पे कम प्रभावित करें, कोर्ट में कम प्रभावित करें। और इसके क्या एक जो क्या वहां पे उद्देश्य होगा, ये उद्देश्य होगा कि सी ने जो पिछली बार में बातें बताई थी उनको हम वहां पे झूठा साबित करें, ये चीजें होती हैं। ठीक है, लास्ट हियरिंग में जो बातें हुई उनको आंशिक रूप से वहां पे यकीन के लायक ना रखे, अपने खिलाफ जो है वहाँ पे जो भी बात इसने बोली है आपके खिलाफ, तो उस खिलाफियत वाली बात को, उसका जो है चीज़ों को कम करे या फिर उसको नष्ट कर दे, यह चीज़ वहाँ पे प्रतिपरीक्षा का उद्देश्य होता है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिपरीक्षा में आने से मना कर दिया। मान लो कोई भी व्यक्ति है जो परीक्षा दिया लेकिन परीक्षा वहाँ मुख्य परीक्षा देता है लेकिन प्रतिपरीक्षा नहीं देता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि उसका जो परीक्षार्थी होता है वह व्यर्थ हो जाता है। मुख्य परीक्षा में कोई भी
आपका व्यक्ति गवाही देता है लेकिन प्रतिपरीक्षा में नहीं आता तो वह साक्ष्य आपका व्यर्थ हो जाता है। मुख्य परीक्षा में गवाही देता है, प्रतिपरीक्षा में गवाही देता तो वह साक्षी माना जाता है। अब यहाँ पे उपचारार्थ पक्षकार क्या होता है इसको देखते हैं। एक उपचारार्थ पक्षकार को इन बात पर अवसर नहीं दिया गया कि वह वादी का गवाही के प्रतिकूल मैत्री परीक्षण करे, उसे अपने गवाह पेश करने का भी हकदार नहीं दिया गया। अगर जो किसी व्यक्ति को गवाह पेश करने का वहाँ पे जो है हक नहीं दिया जाता है, ठीक है, तो उस चीज को कोर्ट नहीं मानता है। कोर्ट नहीं मानता इन द सेंस कि जो वह गवाही देना चाहता था उस गवाही को नहीं देने दिया गया, तो कोर्ट उस केस पे जो है उस चीज को, उस गवाही को वहाँ पे लाना होता है, ठीक है, और उसकी जो है आप वहाँ पे प्रतिपरीक्षा वगैरह कर सकते हैं। धारा 138 में आपका क्या बताया गया, प्रतिपरीक्षा का मतलब परीक्षाओं का क्रम बताया गया। धारा 138 में क्रम आप जानते हैं, मुख्य परीक्षा, प्रतिपरीक्षा, पुनः परीक्षा, ये आपकी क्रम होता है। पुनः परीक्षा की दशा क्या होती है? दशा सिंपल सा चीज वो है कि किसी भी व्यक्ति को डायरेक्ट पुनः परीक्षा के लिए नहीं बुलाया जा सकता। पहले वह मुख्य परीक्षा देगा, फिर वह आपका प्रतिपरीक्षा देगा, फिर आपका जो है पुनः परीक्षा देगा। डायरेक्ट किसी व्यक्ति को पुनः परीक्षा के लिए नहीं बुलाया जा सकता। अब धारा 139 देखते हैं, किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए सम्मानित व्यक्ति की प्रतिपरीक्षा। किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए सम्मानित जो है व्यक्ति की प्रतिपरीक्षा धारा 139 में बताया गया है। किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए सम्मानित व्यक्ति केवल इस तथ्य के कारण कि वह उसे पेश करता है साक्षी नहीं हो जाता। मतलब कोई भी व्यक्ति, मान लो यहाँ पे यह ए नामक सबूत मिला और यह व्यक्ति जो है इसका सबूत बी का था, ए नामक सबूत बी व्यक्ति का था, लेकिन पेश वहां पे सी करने गया तो सी व्यक्ति वहां पे गवाही नहीं हो जाता है, ठीक है। ये चीज यहाँ पे बताया गया, वह केवल उस चीज को लेके गया है, वह गवाही नहीं हो जाता और उसको प्रतिपरीक्षा के लिए नहीं बुलाया जाएगा। ये चीज यहाँ पे बताया गया। अगला आपका पॉइंट है, ठीक है, तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन दूसरा था। लॉन्ग क्वेश्चन ये दूसरा था, ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे आपको लिखने का समझ में आया कि आपको हेडिंग लिखना है जितना आपको, और हेडिंग क्या लिखोगे, पहले आपको परीक्षा, लास्ट में आपका निष्कर्ष, ये दोनों हेडिंग जरूर ही डालना। बीच में आपको हेडिंग बनाना। अगर जो आपको वहाँ पे धारा आती है तो धारा थोड़ा जो है मोटे में लिख देना, ठीक है, मोटे में मतलब आपका वहाँ पे थोड़ा हाईलाइट कर देना, ठीक है, धारा को। और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है लिखना, कम टाइम लेकर ज़्यादा वहाँ पे लिखने की कोशिश करना। अगला आपका क्वेश्चन बनता है सह अपराधी। ये आपका शॉर्ट एक क्वेश्चन बनता है, शॉर्ट क्वेश्चन बनता है आपका सह अपराधी का, ठीक है। तो अपराधी पहले हम समझते हैं, तभी तो हम सह अपराधी समझ पाएंगे। अपराधी को समझने के लिए आप सिंपल सा चीज देखिए। मान लीजिए आपने कोई अपराध किया है, आपने कोई अपराध किया है तो आप क्या होते हैं, आप आपने जो अपराध किया है, आपने कोई अपराध किया है तो वहां पे आप अपराधी होते हैं। और आपके साथ व्यक्ति कोई अपराध करता है तो वह आपका सह अपराधी होता है। अगर जो कोई व्यक्ति होता है वह अपराध करता है, कोई व्यक्ति अपराध करता है तो वो क्या होता है, अपराधी होता है। लेकिन उसके साथ मान लो 4 व्यक्ति हैं और चारों व्यक्ति ने अपराध वहां पे किया तो क्या होते हैं, एक दूसरे के सह अपराधी होते हैं। सह अपराधी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी होता है। मतलब 4 व्यक्ति हैं और 4 व्यक्ति में जो है एक व्यक्ति पुलिस क्या करती है कि उसको उठा लेती है और कहती है आप सरकारी गवाह बन जाओ। कहती है कि आप सरकारी गवाह बन जाओ तो आपकी सजा कम करवा देंगे, आपको छोड़ देंगे। तो ये जो सरकारी गवाह बनने का जो वाला व्यक्ति होता है, इसको आप सह अपराधी कह सकते हो, या आपका एक सह अपराधी के रूप में हो जाता है। तो मतलब सारा भार उसके ऊपर नहीं जाकर अन्य व्यक्तियों पे हो जाता है और इसको इसलिए सह अपराधी कहते हैं। मतलब उसमें शामिल था लेकिन उसने किया नहीं। विरुद्ध सक्षम साक्षी होता है और कोई दोष सिद्धि केवल इसलिए अवैध नहीं है कि वह किसी सह अपराधी के असंपुष्ट पर साक्ष्य के आधार पर की गई। कोई भी चीजें जो है इसलिए वहां पे उसके ऊपर नहीं होती कि वहां पे क्या उसके आधार पर की गई, ठीक है। तो ये आपका सह अपराधी होता है। सह अपराधी के बारे में विधि की क्या नीति है, आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, सह अपराधी की परिभाषा लिखोगे। अपराध जो करता है उसके साथ जो व्यक्ति होता है, ठीक है, तो वह सह अपराधी होता है। या फिर ऐसे कह सकते हो कोई 4 व्यक्तियों ने अपराध किया, उसमें एक व्यक्ति सरकारी गवाह बन जाता है तो वह सरकारी गवाह बना हुआ व्यक्ति वहां पे सह अपराधी के रूप में आता है। कहानी के रूप में लिखना है। पूर्ववर्ती सजा के आधार पर, जैसे किसी को पहले सजा मिल चुकी है, ठीक है,
और वहाँ अगर जो कोर्ट में जाता है सरकारी गवाह बन के, तो सरकारी गवाह बन के जाता है ना, तो उसकी जो है जांच, जो वहाँ पे बयान जो होता है बहुत ही जांच पड़ताल से होता है, क्योंकि उसने पहले ही जो है अपराध कर चुका और उसकी गवाही पे बहुत ही ज़्यादा विश्वास ना करते हुए वहाँ पर साक्ष्य के आधारों का भी वहाँ पे लेना होता है। साक्ष्य के आधार जब वहाँ पे लेते हैं तो बहुत ही बारीकी से उसके गवाह को माना जाता है, गवाही को माना जाता है। ये पूर्ववर्ती सजा के आधार पे उसका जो है सजा मिलती है। सह अपराधी के बारे में जो उपबंध की बात करते हैं, तो सह अपराधी में बयान देने वाला व्यक्ति एक साक्षी के बारे में जानकारी, अगर वह साक्षी है तो वह अपराधी, अगर वह साक्षी भी है और अपराधी भी है तो उसके ऊपर जो साक्षी देता है वह जो है काफी विश्वसनीय नहीं होता है। ये किसने जो है बोला, ये न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ के जो है झगड़ों बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में ये चीज बताई गई थी। सह अपराधी किसे कहते हैं, आप जो है वो बताना है कि परिभाषा, साक्षियों की संख्या आपको बताना है। मान लीजिए 4 व्यक्ति हैं और चारों व्यक्ति ने वहाँ पे अपराध किया है, और तो 3 व्यक्ति वहाँ पे, मान लीजिए सिंपल सा चीज रखिए, जैसे 4 व्यक्ति हैं और एक ने कोई वहाँ पे घोर अपराध किया है, 3 वहाँ पे केवल उसका साथ दे रहे थे, तो वहाँ पे 3 व्यक्ति जो होंगे वो आपके सह अपराधी हो जाएंगे। ये चीज़ यहाँ पे होती है, ठीक है। सह अपराधियों की संख्या आपके कितने भी हो सकते हैं, और गवाह देने के लिए आपके जो है संख्या वहाँ पे केवल एक ही हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, 10 भी हो गवाह देने के लिए तब भी वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। गवाह एक की भी जो है सेम वही जो है आपका पावर होता है, सेम मतलब वैल्यू होती है एक गवाह की, वही वैल्यू जो है 10 गवाह की होती है, ठीक है। तो गवाही साक्ष्यों की संख्या आपकी कितनी भी हो सकती है। अब साक्ष्य कौन दे सकेगा, इसकी व्याख्या करते हैं। यह जो है आपका एक नया क्वेश्चन बनता है, साक्ष्य कौन दे सकेगा, ये आपका एक नया क्वेश्चन, आपका परीक्षा मतलब सह अपराधी का यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त होता है। अब क्वेश्चन आपका नया है कि आपका साक्ष्य कौन दे सकेगा, व्याख्या करो। न्यू क्वेश्चन आपका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 3, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4। बेसिकली देखा जाए आपका जो है कोई भी व्यक्ति जो है साक्षी दे सकता है, मतलब सभी व्यक्ति साक्षी दे सकता है, लेकिन वह कोमल वयस्क ना हो, पागल ना हो, ठीक है। पता लगे जो है वह दिवालिया ना हो, क्योंकि उसकी बात का जब भरोसा, वह अपनी बात का भरोसा नहीं कर पा रहा तो वह जो है साक्षी देने के लिए वह क्या भरोसा करेगा, ठीक है। तो इन सारी चीजों के लिए वह जो है साक्षी नहीं दे सकता। अब यहाँ पे एक चीज और देखती है कि प्रश्न समझाने तथा युक्ति संगत उत्तर देने से निवारित, इसका क्या मतलब, इसको देखिए। ये आपके एक टाइप की हेडिंग होती है। इस धारा के अनुसार हर वह व्यक्ति साक्षी दे सकता है जो न्यायालय के विचार में वह प्रश्न जो समझाता है उसका उत्तर देने के योग्य वह हो, ठीक है। उसकी अयोग्यता का कारण उसकी कोमल वयस, अतिवार्धधर शरीर या फिर मन के रोग, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर वो उसके पास नहीं होगी तो वह व्यक्ति साक्षी दे सकता है। यह धारा किसी व्यक्ति को साक्षी देने के लिए सक्षम नहीं बनाती है, ठीक है। बहुत छोटा सा बच्चा होता है वह साक्षी नहीं दे सकता है। अब बच्चों का यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, जहां तक बच्चों का प्रश्न होता है कि एक शुरू के मामले में वह जो है परिसाक्ष्य बिना शपथ के विधिक रूप से नहीं दिया जा सकता था, और डांडिक अभियोजन में उसका साक्षी दिया जा सकता है, यह चीज बताया गया। तो ये आपका जो है साक्षी के रूप में क्वेश्चन अब था, ठीक है। अब यहाँ पे साक्षी के रूप में बच्चों का क्वेश्चन हो सकता है, बच्चा का साक्षी कैसे दे सकता है। मूक साक्षी आप कह सकते हो, मतलब जो है मूक मतलब जो बोल नहीं सकता, उसके लिए जो आपका साक्षी हो सकता है, ठीक है। तो इन सारी चीजों के लिए आपका साक्षी का एक क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा व्यक्ति साक्षी दे सकता है। तो ये आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन एक बनता है, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है संघ स्वीकृति आपकी क्या होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। संघ स्वीकृति, संघ स्वीकृति की परिभाषा कहीं पर भी साक्षी विधि में नहीं दी गई है। संघ स्वीकृति आपकी स्वीकृति के अंतर्गत आती है, संघ स्वीकृति आपकी स्वीकृति के अंतर्गत आती है। ये आपका जो है स्वीकृति है और ये आपका जो है संघ स्वीकृति है। संघ स्वीकृति आपकी स्वीकृति के अंतर्गत आती है। साक्षी विधि में आपकी संघ स्वीकृति की परिभाषा नहीं दी गई है। धारा 17 में स्वीकृति की परिभाषा दी गई है। 17 में स्वीकृति की परिभाषा दी गई है, लेकिन संघ स्वीकृति की कहीं पर भी नहीं, और वही संघ स्वीकृति पे आपके लागू होती है। धारा 17 में ऐसे तथ्य बताए गए हैं जो विवादक तथा सुसंगत तथ्य के बारे में अनुमान लगाते हैं। विवादक तथ्य वो तथ्य होते हैं जो अपराध और साक्षी के विपरीत होते हैं, अपराध और साक्षी दोनों विपरीत होते हैं, वो आपके विवादक होते हैं। सुसंगत वो तथ्य होते हैं जो एक दूसरे के जो है संयोजक होते हैं, वो आपके जो है सुसंगत होते हैं। अपराध और साक्ष्य के आपका सुसंगत, अगर कोई
ऐसी कार्रवाई जो दीवानी कार्रवाई से संबंध है तो उसे स्वीकृति कहते हैं। ऐसी कोई कार्रवाई जो दीवानी कार्रवाई से संबंध में की गई हो, ऐसी कोई स्वीकृति जो दीवानी कार्रवाई के संबंध में की गई हो तो वह आपकी स्वीकृत होती है। अगर कोई कार्रवाई अपराध के मामले में की गई हो तो वहां पे संस्वीकृत होती है। बहुत ही मेजर डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने मिलता है। दीवानी मामले में कोई स्वीकृत होती है तो वहां पे कार्रवाई कोई होती तो वहां पे स्वीकृत होती है, और आरोप के मामले में आपका जो होता है वहां पे संस्वीकृति हुई। आरोप संस्वीकृति ऐसे आप याद रख लो, आरोप जहां पे होगा वहां पर संस्वीकृति आपकी होती है। दीवानी स्वीकृति, ठीक है। संस्वीकृति की परिभाषा स्टीफेंस डाइजेस्ट ऑफ द लॉ ऑफ एविडेंस की बुक में दी गई है। संस्वीकृति की परिभाषा ये दी गई। ये अगर पॉइंट आपको याद रहता तो वहां पे आप लिख सकते हो। अगला आपका यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि संस्वीकृति के आपके प्रकार क्या हैं। तो आपका न्यायिक संस्वीकृति हो सकती है, अनौपचारिक तथा आकस्मिक संस्वीकृति हो सकती है। तो न्यायिक संस्वीकृति क्या होती है वो उसको देखते हैं। जो स्वीकृति न्यायालय में की जाती है उसे न्यायिक स्वीकृति कहते हैं, ठीक है। जो स्वीकृतियां स्पष्ट रूप से कार्रवाई के आरंभ में की जाती हैं उन्हें प्रारंभिक स्वीकृति कहते हैं, ताकि ऐसी संस्वीकृतियों से भिन्न रखा जाता है। जो न्यायालय में प्रारंभिक रूप में की जाती हैं, ठीक है, वो आपकी क्या होती हैं, आरंभ रूप में जो की जाती हैं वो आपकी जो है प्रारूपिक स्वीकृति होती है, और ये आपकी स्वीकृतियों से भिन्न रखा जाता है। अब देखिए अनौपचारिक तथा आकस्मिक स्वीकृति क्या होती है। ये स्वीकृति आपके जीवन, कारोबार या फिर साधारण वार्तालाप के क्रम में हो सकती हैं। यह स्वीकृति आपकी लिखित मौखिक हो सकती हैं, दोनों हो सकते हैं। प्रत्येक ऐसा कथन चाहे लिखित हो या फिर मौखिक हो जो किसी पक्षकार के वाद के लक्ष्यों में के बारे में होना चाहिए आपका स्वीकृत बन जाता है। जो किसी पक्षकार के वाद के तथ्यों के बारे में आपका होता है वो आपका स्वीकृत बन जाता है। स्वीकृत आपका लिखित मौखिक हो सकता है। कथन किसी भी व्यक्ति के प्रति हो सकता है। कथन किसी भी व्यक्ति के प्रति हो सकता है। पति पत्नी में होने वाली बातचीत बहुत ही वहां पे सुरक्षित होती है, लेकिन जब वहां पे कोई केस बनता है तो उसको भी हम स्वीकृति के रूप में ले लेते हैं। जैसे कोई भी पति पत्नी है उनके बीच का जो है कोई भी बातें होती तो काफी ज्यादा गोपनीय होती हैं। अगर वहीं पर अगर तलाक का मैटर आता है, ठीक है, तलाक का मैटर होता है तो पति की बात पत्नी जो है यूज कर लेती है और पत्नी की बात पति यूज कर लेती है तलाक के मैटर में। तो वही बातें आपकी जो गोपनीय थी वही आपकी स्वीकृति के रूप में बनती हैं। आचरण द्वारा भी स्वीकृति होती है। जैसे किसी भी व्यक्ति का आचरण बहुत ही अच्छा है, ठीक है, तो उसके द्वारा भी स्वीकृति वहां पे हो जाती है। कुछ परिस्थितियों में पक्षकार को आचरण भी स्वीकृति का साक्षी बन सकते हैं। कभी कभी आचरण शब्दों के भी अधिक जो है सत्यता दर्शाता है। कोई किसी का आचरण सत्यता दर्शाता है। जैसे आप मान लो किसी चीज में जो है आप इतने आपके जो है पीएम हुए, इतने आपके राष्ट्रपति हुए, लेकिन अगर हर जगह जो है राष्ट्रपति की बात करोगे तो सबसे अच्छा आचरण की अगर बात करोगे तो आपके एपीजे अब्दुल कलाम सबसे नंबर 1 टॉप पे, चाहे जो ही व्यक्ति होगा उनको कोई बुराई कह ही नहीं सकता, ठीक है। और वहीं पे आपका पीएम की बात करोगे तो ज्यादा तो जो है 99% लोग जो है आपका अटल बिहारी का नाम लेंगे, क्योंकि वो आपके आचरण के रूप में अच्छे थे, ठीक है। तो वहां पे जो आचरण के रूप में भी आपकी स्वीकृति होती है। कोई भी चीज होती है जो साबित नहीं किया जाता है, ठीक है, कोई भी जिनको आप साबित कर सकते हो वो उनको आप साबित किया जाना कहता है, नहीं साबित कर सकते हो उसे नहीं साबित किया जाना कहते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज होती है जिनको आप साबित नहीं किए हो। यहीं पे एक आपका क्वेश्चन बनता है कि पुलिस की अभिरक्षा में स्वीकृति का क्या मतलब होता है। यहाँ पे हम देखते हैं पुलिस की अभिरक्षा। पहले आपको क्वेश्चन वो बाद में बताएंगे, पहले उसका एक टॉपिक यहाँ पे पॉइंट है कि पुलिस की अभिरक्षा क्या होती है। जब हम पुलिस की कस्टडी में होते हैं तो उसको पुलिस की अभिरक्षा कहते हैं। पुलिस की गिरफ्त में होते हैं तो साधारण तौर पे उसे पुलिस की जो है अभिरक्षा कहते हैं। जब हम जो है न्यायिक की जो है कस्टडी में होते हैं, कोर्ट की कस्टडी में होते हैं तो हम उसे न्यायिक अभिरक्षा कहते हैं। अब यहाँ पे आपका एक नया क्वेश्चन है, पुलिस की अभिरक्षा में की गई संस्वीकृति। ये आपका जो है 60 क्वेश्चन बन सकता है, और 60 क्वेश्चन बन सकता है तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन देखिए। वैसे तो आप ये संस्वीकृति में लिखेंगे, संस्वीकृति आपका क्वेश्चन लॉन्ग वाला बनेगा तो उसमें आप ये लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर 60 क्वेश्चन बनता है तो वहां पे कैसे लिखेंगे वो भी यहाँ पे देखिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 में बताया गया कि पुलिस की अभिरक्षा में हुए अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति उसके विरुद्ध साबित ना किया जाना, इसको बताया गया है। इसका क्या मतलब है, जैसे पुलिस की जो है रक्षा में सुरक्षा में आप होते हैं, गिरफ्त में होते हैं, तो आप जो भी बात को सखरते हो तो पुलिस डायरेक्ट उसको कोर्ट में नहीं पेश कर सकती। उसको पेश करने के लिए वह मजिस्ट्रेट को पहले ये चीज बताती है, ठीक है। मजिस्ट्रेट जो है
मजिस्ट्रेट के सामने उसका बयान होता है, तब उस चीज को पेश होता है। पुलिस ने जो वहाँ पे लिख दिया, ऐसा नहीं कि वो आपके एक्सेप्टेबल हो जाता है, वो डायरेक्ट वहाँ पे पेश नहीं होता, उस चीज के लिए बताता है, क्योंकि वो जानते हैं कि पुलिस जो है मारपीट कर भी उन चीजों को सकरवा सकती है। तो वहाँ पे आपको एक रास्ता दिया गया कि पुलिस की अपेक्षा में स्वीकृति जो होती है वो आपकी मान्य नहीं होती है, आपको स्वीकृति जो है मजिस्ट्रेट के सामने वहाँ पे मान्य होती है। जब कोई व्यक्ति पुलिस की देखरेख में होता है, तब अगर वह किसी तथ्य को ग्रहण करता है तो उस तथ्य को साबित नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये चीज यहाँ पे बताया गया, जब तक वह मजिस्ट्रेट के सामने उसको ना जो है मान ले, मतलब वह तथ्य जो है मजिस्ट्रेट के सामने वह जो है अपराधी ना एक्सेप्ट कर ले। अब यहाँ पे धारा का प्रभाव देखते हैं। धारा का प्रभाव आप हेडिंग डाल सकते हो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी धारा वहाँ पे लिखना तो वहाँ पे हेडिंग डालना धारा का प्रभाव, तो वहाँ पे आपका नंबर मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि वह अच्छे से बताए। ठीक है, धारा के प्रभाव में देखिए, जब कोई व्यक्ति जो है पुलिस की जो है सुरक्षा में होता है तो उसको मारपीट के जो है वहाँ पे सकरवाया जा सकता है। ठीक है, और वहीं पे ये चीज बताना आपको लिखना है, सेम टू सेम जो है ऊपर वाली चीज आपको लिखना है। अगला आपका पॉइंट है मजिस्ट्रेट के जो है सामने आपकी जो साक्षात उपस्थिति, जब मजिस्ट्रेट, ये आपका एक तरह का जो है अपवाद भी यहाँ पे है। धारा 26 का एक अपवाद यह है कि अगर पुलिस अभिरक्षा में मजिस्ट्रेट के सामने वहाँ पे स्वीकृत होती है तो उसको वैध, मतलब उसको वैध माना जाता है, उसको मान लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि बेसिकली हम लोग जानते हैं कि अगर वहाँ पे मजिस्ट्रेट नहीं होगा तो पुलिस मारपीट के उसको एक्सेप्ट करवा लेगा, तो उसको हम लोग नहीं मानते, लेकिन मजिस्ट्रेट ही सामने वहाँ पे खड़ा है तो उस चीज को स्वीकृत को हम लोग मान लेते हैं। अगला आपका पॉइंट है तथ्य। अब वो आपका यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त होता है, संघ स्वीकृति का आपका क्वेश्चन वहाँ पे समाप्त होता है। अब संघ स्वीकृति में देखिए आपको इतना चीजें लिखना है, अगर जो लॉन्ग क्वेश्चन में आया तो 5-6 पेज आराम से लिख सकते हो, एक आधा ये मान लो। ठीक है, आपका आधा पेज ये हो गया, एक ये आपका एक पेज हो गया, 2 ये 3 आपका पेज हो गया। ठीक है, ये आपका 4 पेज वहाँ पे लिखोगे, थोड़ा अपना कहानी टाइप में लिखोगे तो आराम से आपके 5-6 पेज हो जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे इतना अगर जो लिखते हो तो आपका संघ स्वीकृति में एक्सेप्टेबल हो जाएगा, आपका बढ़िया से नंबर वहाँ पे मिलेंगे। अगला आपका पॉइंट है क्वेश्चन, अगला आपका है तथ्य। तथ्य क्या होता है इसको अब समझते हैं। तथ्य को समझने से पहले हम एक चीज आपको देखते हैं कि जैसे आपका ये एविडेंस का एग्जाम जो है, ये तो आपका एविडेंस का एग्जाम जो है मान के चलो आपका कल 14 फेब को हो जाएगा, लेकिन उसके आगे जो आपका 21, 23 और 25 को एग्जाम है वो आपका कैसे होगा। तो उसके लिए सिंपल सा चीज़ है, देखो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो पढ़ने के लिए हम जो है आपको PDF प्रोवाइड करवा देंगे, वो आपकी PDF जो होती हैं पेड होती हैं, सिंपल सा चीज़ है। क्योंकि अगर जो आप वैल्यू नहीं देते हैं तो उस चीज़ का आप वैल्यू करते नहीं हैं, तो वो आपको PDF पेड होंगी, आप चाहो तो वो वहाँ से ले सकते हो। PDF में आपको जो है सारी चीज़ें मिल जाएंगी, क्वेश्चन भी मिलते हैं, आंसर भी मिलती हैं, आपको धाराएं भी मिलती हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप वहाँ से कर सकते हो। अब जो है देखिए आपका तथ्य क्या है, और यहाँ पे आपको इस नंबर पे आप जो क्या कर सकते हो व्हाट्सएप करके PDF के लिए जो है बोल सकते हो। ठीक है, वहाँ से आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको PDF जो है पेड होंगी। अगर जो वहाँ पे आप नहीं पेड लेते हो तब भी कोई बात नहीं, वहाँ पे आप कनेक्ट हो, वहाँ पे कनेक्ट होने से आपका फ़ायदा ये होगा कि जितने भी आपको वीडियो आएंगे सब वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, जो आपके फ्री वाले जो PDF होंगे वो आपको वहाँ से मिल जाएंगे, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो आपको वहाँ से मिल जाएंगे, ये सारे चीज़ें वहाँ से आपको मिल जाएंगी। कोई ज़रूरी नहीं कि आप वहाँ पे जो है पेड ही लीजिए, आपको वहाँ पे फ्री में भी बहुत चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध हो जाएंगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पे कनेक्ट होने में कोई दिक्कत है, आप वहाँ पे सिंपल सा मैसेज करिए, और आपको अगर जो है पेड वाली चाहिए तो आप वहाँ पे पेड वाली लीजिए, अगर जो आपको फ्री वाला चाहिए तो आप वहाँ पे फ्री वाला जो है कंटेंट तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे तथ्य आपका क्या है। तथ्य देखिए, तथ्य को धारा 3 में बताया गया है, और तथ्य शब्द में आपका क्या क्या शामिल होता है। ऐसी कोई वस्तु, बात, अवस्था, वस्तु की कंडीशन जो हमारी इंद्रियों का बोध करवाती है, इंद्रियों को बोध करवाती है, वो आपकी तथ्य के रूप में आती है। कोई मानसिक दशा हो सकता है जिनका आभास किसी व्यक्ति को हो, ठीक है, वो आपका तथ्य के रूप में होती हैं। विधि को केवल भौतिक तथ्य की ही आवश्यकता नहीं होती है, उसको मानसिक तथ्य की भी देखना होता है। व्यक्ति को मानसिक दशा का भी जो है एक तथ्य माना गया, व्यक्ति की मानसिक दशा को भी एक तथ्य माना गया है।
ऐसे तथ्य जो व्यक्ति के केवल मस्तिष्क को ही मालूम होते हैं उनको अंदरूनी तथ्य कहते हैं। आपके विवादक तथ्य क्या होते हैं, सुसंगत तथ्य क्या होते हैं, वे तथ्य जो मतभेद पैदा करते हैं वो आपके विवादक होते हैं, धारा 3 में बताया गया है। और इसके 2 शर्त होती हैं, नंबर 1 पे वह मतभेद पैदा करते हैं, नंबर 2 पे वह तथ्य आपका महत्वपूर्ण हो तथा वह दायित्व और अधिकार पर निर्भर करता हो, वो आपका विवादक तथ्य के रूप में आता है। आपका सुसंगत तथ्य क्या होता है, जो चीजें आपको मतभेद पैदा नहीं करते, एक दूसरे से मतलब जो है एक दूसरे का जो है सहयोग करते हैं, आपका तथ्य और जो है आपका केस एक दूसरे को सहयोग करते हैं, उससे सॉल्व होता है, वो आपका सुसंगत तथ्य में आता है। साक्ष्य आपका क्या होता है, साक्ष्य आपका प्रत्यक्ष साक्ष्य हो सकता है, ठीक है, द्वितीयक साक्ष्य हो सकता है, प्राथमिक साक्ष्य हो सकता है, ठीक है, ये सारे आपके साक्ष्य में आता है। साक्ष्य को भी हमने आपको बताया है कि आपका साक्ष्य क्या होता है, हमने आपको इससे पहले जो वीडियो है उसमें जो है साक्ष्य को हमने बहुत ही अच्छे से आपको समझाया है, ठीक है, तो वहां से आप साक्ष्य को पढ़ सकते हो। उसके आगे हम बात करते हैं आपका साक्ष्य जो है, साक्ष्य ऐसे आप कह सकते हो तथ्य को प्रस्तुत करने के लिए हमें जिस वस्तु की आवश्यकता होती है उसे हम साक्ष्य कहते हैं। साक्ष्य आपका मौखिक, लिखित, इसके अतिरिक्त आपका कोई भी सामग्री वहां पे हो सकती है जो न्यायालय में पेश करते हैं और उसके अनुमान लगाकर न्यायालय उस पर फैसला देता है, वो आपका साक्ष्य हो सकता है। साक्ष्य आपका जो है दस्तावेजी साक्ष्य हो सकता, परिस्थितिजन्य साक्ष्य हो सकता, अनुश्रुत साक्ष्य हो सकता, मौखिक साक्ष्य हो सकता, ये सारे आपके साक्ष्य वहां पे होते हैं। तो हमने आपको बताया ना कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बता के रखा है, तो वहां से आप जो है क्या करना, आप वहां से वीडियो देख के रहना, ठीक है, देख लेंगे तो वहां पे आपका एग्जाम अच्छे से आपका ये सारी चीजें वहां पे याद हो जाएंगी। दस्तावेजी साक्ष्य वो होते हैं जो आपके लिखित रूप में होते हैं, परिस्थिति जनित साक्ष्य होते हैं जो एक कंडीशन के रूप में होते हैं, अनुश्रुत साक्ष्य वो होते हैं जो आपको कही सुनी सुनाई बातें होती है, वो आपके अनुश्रुत जनित साक्ष्य होते हैं। मौखिक आपका जो है केवल मुंह से बोल दी गई बातें, वो आपकी जो है मौखिक साक्ष्य होते हैं। परिस्थिति जनित साक्ष्य आपको जो है यह कोई साक्ष्य नहीं होता, यह प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं होता है, लेकिन यह परिस्थितियों का जो साक्ष्य होता है जिसमें मुख्य घटना घटित होती है, यह विवादक तथ्य के कारण एवं परिणाम से जुड़ा होता है। परिस्थिति का वर्णन तो घटना का अनुमान वहां पे हो जाता है, ठीक है, परिस्थितियों का प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा साबित करना होता है, यही तत्व इन्हें अनुश्रुत साक्ष्य से अलग करते हैं। अब एग्जाम्पल में देखिए, जैसे कहीं पे जो है बम विस्फोट हुआ, कहीं पे आपका बम विस्फोट हुआ, ठीक है, तो वहां पे परिस्थितियां क्या होंगी, वहां पे आग लगी होगी, धमाका हुआ होगा, ठीक है, तो ये सारी चीजें वहां पे आपका आ सकता है परिस्थिति जन्य साक्ष्य। या फिर आप ऐसा कह सकते हो जैसे रोड पे आपका कोई दुर्घटना हुई, ठीक है, कोई दुर्घटना हुई और दुर्घटना जो वहां पे होती है तो हमेशा कोई ना कोई कंडीशन होती है, तो वहां पे आपका परिस्थिति जन्य साक्ष्य होता है। यहाँ पे आप केस लिख देना, मारिया वेंकट राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य का आपका केस हुआ था, ठीक है, ये आप केस लिख देना। दस्तावेजी साक्ष्य क्या होता है, धारा 3 में इसको भी परिभाषित किया गया है, न्यायालय में निरीक्षण के लिए पेश की गई कागज या फिर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के डॉक्यूमेंट्स, ये सारे साक्ष्य आपके दस्तावेजी साक्ष्य होते हैं। धारा 61 में इसको बताया गया है। धारा 61 के अनुसार इसमें प्राथमिक और द्वितीयक साक्ष्य भी आते हैं। धारा 61 आपका दस्तावेज सामग्री का सबूत के बारे में बताती है। ये अगर वहां पे लिखते हो तो काफी ज्यादा सही रहेगा। प्राथमिक साक्ष्य क्या होता है इसको देखिए, धारा 62 में आपका प्राथमिक साक्ष्य को बताया गया है। प्राथमिक साक्ष्य सिंपली मतलब अगर जो रखा जाए तो मूल साक्ष्य को कहते हैं। जैसा हमारे पास कोई एक कागज होता है जिस पर साइन की जरूरत होती है, उसके साइन कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद अगर जो वहाँ पे उसकी जिराक्स करवाते हैं और उस पर भी साइन कर देते हैं, तो वो दोनों साक्ष्य आपके मूल साक्ष्य होते हैं, प्राथमिक साक्ष्य होते हैं। सुलहनामा भी एक प्रकार का जो आपका प्राथमिक साक्ष्य होता है, क्योंकि वहाँ पे 2 पर्सन होते हैं और दोनों पर्सन को एक वहाँ पे कॉपी दी जाती है, ठीक है, तो वो दोनों कॉपी वहाँ पे जो होती हैं वो आपकी प्राथमिक साक्ष्य होती हैं। किसी एक का रूपांतक प्रक्रिया मतलब अगर जो उसको चेंज कर देते हो, मुद्रण जैसे आपका कोई आपका नोट छपता है तो यह भी आपका प्रारंभिक साक्ष्य होता है। फोटोग्राफी आपका प्रारंभिक साक्ष्य होता है, ठीक है। एक पुस्तक अगर जो होती है तो पुस्तकों की बहुत सारी कापियां छपती हैं, तो सारी कापियां जो है आपकी प्रारंभिक साक्ष्य होती हैं। अगर जो उस पुस्तक से आपने कोई नोट्स बनाया है, ठीक है, कोई भी चीज वहां पे हेडलाइन वहां पे नोट किया है, तो आपकी द्वितीयक साक्ष्य में आती है। धारा 63 में आपका द्वितीयक साक्ष्य को बताया गया है। मूल साक्ष्य के प्रमाणिक साक्ष्य को प्रस्तुत करना
जो है क्या होता है, द्वितीयक साक्ष्य होता है। जैसे इंतखाब आप निकलवाते होगे तो साइबर कैफे वाली शॉप पे वहाँ पे वो एक एक इंतखाब निकालता है, उसके बाद वो अपनी मोहर लगा के देता है, ठीक है। तो वो जो इंतखाब होता है वो आपका द्वितीयक साक्ष्य के रूप में आ जाता है। द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने के संदर्भ में विपक्षी से सूचना देना आवश्यक होता है, परंतु धारा 66 में दी गई कतिपय परिवर्तन में यह सूचना आवश्यक नहीं है। यह चीज यहाँ पे बताया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 76 में सार्वजनिक दस्तावेजों की प्रतियों के बारे में बताया गया है। अब जैसे कोई भी दस्तावेज है और वो आपका ऑफिस में रखा हुआ है, वो सार्वजनिक दस्तावेज है, तो वो दस्तावेज वहां से मिल सकता है, लेकिन उसका जो है जो चार्ज होता है, जो शुल्क होता है, वो आप वहां पे करते हो, तो उसके बाद वो दस्तावेज आपको मिल जाता है, वहां की मोहर लग जाती है, तो वो दस्तावेज भी आपका क्या हो जाता है, द्वितीयक साक्ष्य के रूप में ग्राह्य हो जाता है। धारा 65 ऐसे मामले जिनमें दस्तावेजों से संबंधित चीजें होती हैं उनको द्वितीयक साक्ष्य में रखा गया है। जब द्वितीयक साक्ष्य आपका क्यों जरूरी होता है, जब मूल कॉपी खो जाए या नष्ट हो जाए, जब मूल कॉपी आसानी से ना प्रस्तुत कर सकें और ऐसे प्रकृति का जो आसानी से चलने के योग्य ना हो, तो वहां पे द्वितीयक साक्ष्य की जरूरत होती है। अब चिकित्सीय साक्ष्य क्या होता है? चिकित्सीय साक्ष्य देखिए कि जो डॉक्टर बताता है वो आपका चिकित्सीय साक्ष्य के रूप में होता है। जैसे एक बलात्कार या हत्या के मामले में चीजें होती हैं तो आपके सारी चीजें वो चिकित्सीय साक्ष्य में आती हैं। तो वहां पे कहानी के रूप में आपने जो आस पड़ोस अपने जो है क्षेत्र में देखे होंगे कि किसी का जो है चीजें उसके साथ घटती हैं, न्यूज पेपर में सुनते होंगे कि वहां पे बलात्कार हुआ, हत्या हुआ, ठीक है। तो उन चीजों को अगर एक कहानी के रूप में, क्रम के रूप में वहां पे एग्जाम्पल के साथ वहां पे अगर लिखते हो तो आपका चिकित्सीय साक्ष्य के रूप में आ जाता है। अनुश्रुत साक्ष्य कहीं कहीं बातें होती हैं, जैसे चुनाव में जो है वोट पड़ना था, लेकिन जो है टाइम कम था तो वहाँ पे 5000 वोट नहीं पड़ पाई। अब पता लगे कि वहाँ पे वोट ही जो है टोटल 4000 हैं, तो वहाँ पे 5000 वोट कहाँ से पड़ जाएंगी। तो ये कहीं कहीं बातों पे होता है आपका अनुश्रुत साक्ष्य। अब प्रत्यक्ष साक्ष्य जो है क्या होता है? प्रत्यक्ष साक्ष्य के लिए किसी भी चीज को वहां पे प्रस्तुत करने के लिए जरूरत नहीं होती है, और धारा 60 में मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष साक्ष्य होना चाहिए ऐसा बताया गया है। सिंपली मीन जिसे हमें सुने या फिर जिसे हमें जो है प्रस्तुत करने के लिए किसी भी दूसरे चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसको प्रत्यक्ष साक्ष्य कहते हैं। एक तथ्य को दूसरे तथ्य की सहायता जो है नहीं लेनी पड़े, ठीक है, तब वहां पे आपका प्रत्यक्ष साक्ष्य होता है प्रस्तुत। जैसे आपका अभी जो बताया ना, बम विस्फोट हो जाए, तो वहां पे आपने अगर जो बम विस्फोट हुआ है आपने वहां पे सुना है, तो वहां पे आवाज आई होगी, धुआं हुआ होगा, ठीक है, तो वहां पे प्रत्यक्ष है, उसको वहां पे किसी दूसरे साक्ष्य की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो वो आपका प्रत्यक्ष साक्ष्य वहां पे होता है। हाफ ट्रू एविडेंस, मान लीजिए हाफ ट्रू एविडेंस ऐसा होता है जैसे आपको 10 बातें बताई गई, 10 बातों में से आपने वहां पे 6 बातें आप सही बताए, 4 बातें वहां पे आप गलत बताए, तो ऐसा नहीं है कि आपने 4 बातें गलत बताई है तो वहां 6 बातों को नकार दिया जाए, उनको नकारा नहीं जाएगा। ये ही चीज जो है जितना आपने सही बताया उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, इसी को कहते हैं हाफ ट्रू एविडेंस, आधा सत्य साक्ष्य, ठीक है। अब बाल साक्ष्य क्या होता है? जो बच्चा होता है उसकी बातों का जो है कोर्ट जल्दी ही विश्वास कर लेती है, ठीक है। बाल साक्ष्य आपका जो है इसमें लिखना है, ठीक है। इन सारी चीजों को हम आपको एक बार पिछले वीडियो में बताए हैं, तो वहां से आप देखना तो आपको समझ में आएगा। स्वतंत्र साक्षी आप लिखिए, वो आप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शत्रु साक्षी ये भी हम आपको बता चुके हैं। गवाह की निरक्षरता, जो गवाह पढ़ा लिखा नहीं होता उसका कैसे होता है? मान लीजिए जो गवाह पढ़ा लिखा नहीं होता ना, तो उसको जो है उसकी जांच पड़ताल करके मुंह के द्वारा या फिर जो है कैसे ना कैसे उसकी जो है साक्ष्य को निकाला जाता है। कहीं भी चीज पे एक ही वहां पे साक्षी रह जाता है, एक ही वहां पे साक्षी हो, तो वो कैसे वहां पे होता है? इन सारी चीजों को हमने आपको पिछले वीडियो में, लास्ट जो आपके वीडियो हुए हैं उनमें सब में हम बताए हैं। तो एक तरफ से आप पार्ट 1 से उठा के देखना पार्ट 7 तक, ठीक है। सारे चीज देख जाना, आपको 3-4 घंटा लगेगा, ठीक है, लेकिन आपका क्लियर पूरा हो जाएगा, ये हमारी 100% गारंटी है। अपहरण का साक्ष्य क्या होता है इसको भी हमने आपको बताया। संयोगबद्ध साक्ष्य क्या होता है इसको भी हमने बताया। अब यहाँ पे देखते हैं साक्ष्य शब्द का परिभाषित कीजिए, तो इसमें क्या क्या लिख सकते हो? साक्ष्य की परिभाषा, साक्ष्य के प्रकार, अनुचित साधनों द्वारा प्राप्त साक्ष्य, ये सारी चीजें वहां पे लिख सकते हो। तथ्यों की सुसंगत ये लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका क्या है? सुसंगत तथ्य एवं विवादक तथ्य, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये 60 क्वेश्चन में आ सकता है। प्राथमिक एवं द्वितीयक साक्ष्य आ सकता है। प्रत्यक्ष साक्ष्य तथा परिस्थिति साक्ष्य आ सकता है। स्वतंत्र साक्षी, शत्रु साक्षी ये आ सकता है। पुलिस साक्षी आ सकता है। रेस ज्येष्ठ का सिद्धांत, स्वीकृति और संघ स्वीकृति, आपका मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य, विबंध, कौन साक्ष्य दे सकेगा, सह अपराधी, परीक्षा एवं परीक्षा के प्रकार,
ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो सारा आपको पढ़ना है, और अगर जो आप इसको पढ़ते हो, पिछले के वीडियो पढ़ते हो, तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा होने वाला है। ठीक है, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कम टाइम में ज़्यादा लिखने की कोशिश करना, और यहीं पे आपका हम वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू, टेक केयर। अगर जो आपको लगता है ये वीडियो शेयर करना चाहिए तो आप उसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, और वहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए, और कॉन्टैक्ट आप जो 7007 पे जरूर करिए, क्योंकि वहाँ से ये होगा कि आपको जो फ्री वाली चीज़ें हैं वो तो आपको प्रोवाइड होंगी ही होंगी, अगर जो वहाँ पे पेड चाहोगे तो वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो अच्छे से अपनी पढ़ाई करना। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।